हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है चैप्टर 8 और इसमें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। 10th 10वीं वाले बच्चों के लिए भैया ये, ठीक है। हालांकि मैं बताऊं ये सबके लिए है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इज समथिंग विच एवरीवन शुड नो, सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको इन डेप्थ नहीं पता है। और अक्सर ये देखा जाता है जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो लोग इसमें बहुत ही अमेजिंग बिहेवियर शो करते हैं। लाइक जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है या उनको कुछ पता ही नहीं है, उनसे सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है, ऐसी कुछ चीजें, ठीक है। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग विच इज परफॉर्म्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। जो एक सेल वाले हैं वो तक रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस, री मीन्स अगेन एंड अगेन, प्रोड्यूस मतलब अपने जैसी स्पीशीज बनाना, मतलब अपने जैसी स्पीशीज को बार बार रिप्रोड्यूस करना, यही है रिप्रोडक्शन। एंड ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, बिकॉज जैसे अभी देखो कोविड सिचुएशन है। कोविड सिचुएशन में हजारों नहीं लाखों लोगों की डेथ हुई अचानक। किसी ने ऐसा पैंडेमिक इमेजिन भी नहीं किया था। हम लोग जब छोटे थे तो सुना करते थे कि चेचक या स्मॉल पॉक्स या टाइफाइड या मलेरिया, ये पैंडेमिक होते थे एक जमाने में कि मलेरिया हुआ तो पता चला इतने सारे लोग बुखार से तप तप के मर गए। एलेक्जेंडर की डेथ भी मलेरिया से हुई थी, हमने सुना है, सबने सुना है, ठीक है। अब हमसे कोई बोले कि मलेरिया से 100-200 लोग एक साथ निपट गए तो अजीब लगता है, ठीक है। हालांकि डेंगू वगैरह आज भी बहुत लीथल है, लेकिन एक साथ इतने सारी डेथ अभी भी नहीं होती। बहुत सारे मेडिकेशन है, दवाइयां हैं, अच्छी हेल्थ सुविधाएं हैं, अच्छी हाइजीन है, अच्छा फूड है, तो आजकल ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी नई नई बीमारियां भी आ गई हैं, है ना। या अचानक भूकंप आ जाए या सुनामी जैसी चीजें आ जाए, तो देर आर सो मच ऑफ थिंग विच आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल साइकिल, जहां पे अचानक कोई भी ह्यूमन नेचुरल कैलेमिटी हो जाए और अचानक बहुत सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जान से हाथ धो बैठे। अब चक्कर क्या होगा, रिप्रोडक्शन एक पीरियोडिक चीज है, समय से होने वाली चीज है। थोड़ा थोड़ा समय, कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा क्विक रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म उनमें समय लगता है उनको रिप्रोड्यूस करने में। उनमें एक मैच्योरिटी की एज होती है, ठीक है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी भी है, एडोलसेंस भी बोलते हैं। तो वो पहुंचते पहुंचते कई बार ऐसा होता है कि चीजें फिल्टर हो जाती है। जैसे मान लो 100 बच्चे पैदा हुए, तो 100 में से नियरली लेट से 10 बच्चों की डेथ होगी, तो 90 बचे। 90 में से तकरीबन 20 बच्चों की डेथ हो गई, तो 70 ही एडोलसेंस में पहुंचे। 70 में से रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचते पहुंचते 50 हो गए। उन 50 में से मान लो किन्हीं भी कारणों से, कोई भी रीजन हो सकता है कि लेट से 30 बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो पूरा 20 लोगों पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का साइकिल क्रिएट हो जाएगा। और मैं तो ये आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि जितने पैदा हो रहे हो सभी के सभी रिप्रोडक्शन का पार्ट बन जाए। आपको पता है, ये जो मैंने यहाँ पे 10 बच्चे बोले कि 100 पैदा हुए और 10 की डेथ हो गई या 10 कुछ ऐसा हो गया, पहले तो 50% बच्चे ऐसे होते तो मैच्योरिटी तक पहुंच ही नहीं पाते थे ड्यू टू पुअर हेल्थ सर्विसेज एंड हाइजीन। यू ऑल नो दैट अबाउट, है ना। तो अब बच्चा पार्टी बात आती है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, मैं अभी उस कंट्री का नाम भूल रहा हूं, एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं है उस कंट्री का, बट एक बहुत बड़ी रिसर्च थी कि उस कंट्री के पास मैक्सिमम जो रिप्रोडक्टिव पीपल है दे आर ओनली 75,000। एक बड़ी कंट्री है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने एक रिसर्च पढ़ा था। आई डोंट नो वेदर दैट रिसर्च इज एब्सोल्युटली ट्रू और नॉट, बट दे हैव ओनली 75,000 रिप्रोडक्टिव पीपल। वाई? बिकॉज एक जमाना था जब उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने भी बोल दिया कि एक ही बच्चा होना चाहिए, एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके दुनिया भर की चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, उनके यहाँ रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचकर रिप्रोडक्शन करने वाले लोग कम बच गए, जिसके कारण उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब जैसे मान लो 4 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 3 वाइबल बचे, एक निपट गया। अब इस 3 में से आपने बोला कि हर इंसान को एक ही बच्चा पैदा करना, तो 3 से मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, लेकिन केवल 2 ही रिप्रोड्यूस कर पाए, तो 2 आ गए। तो कहानी शुरू हुई थी 4 से, पहुंच गए 2 पे। अब 2 से अगर 2 बच्चे हुए तो फिर 2 से उसका भी 50 बनता, लाइक 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 0.5,
तो काइंड ऑफ जितनी पॉपुलेशन है उसका आधा आधा होता जा रहा है। तो आज उनकी पॉपुलेशन बहुत पुअर हो गई, तो उन्होंने नए नए नॉर्म्स निकाल दिए कि ताकि ज्यादा रिप्रोडक्शन हो। दुनिया भर की ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैसिव लॉस हो जाने पर रिप्रोडक्शन ना होना एक बड़ा नुकसानदायक चीज हो जाती है। जैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए, डायनासोर्स ऐसे विलुप्त नहीं हो गए या एक्सटिंक्ट हो गए कि कोई बोले कि डायनासोर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। यार डायनासोर रिप्रोड्यूस करते थे, बट दैट रिप्रोडक्शन टेक टू लॉन्ग, इतना समय लगता था, और डायनासोर खाते बहुत थे। तो हमने अपने हेरिडिटी या रिवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने ये जाना भी कि क्या होता है, नेचर को समझ में आया, मतलब जो डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, कि हर चीज क्या होती है, नेचर सेलेक्ट करता है। अब नेचर को समझ में आया यार इतने सारे बड़े बड़े जो जाइंट हैं, ये डायनासोर्स हैं, ये पूरी ग्रीनरी खा लेंगे, तो और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनका तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब बचेंगे नहीं, ड्यू टू प्रोड्यूसर्स आर नॉट देयर, प्रोड्यूसर मतलब जो ग्रास लैंड होते हैं वो प्रोड्यूसर्स में काउंट होते हैं, ग्रास, तो जब वही नहीं बचेगा तो कुछ होगा नहीं। तो धीरे धीरे जो वेजिटेरियन थे डायनासोर्स, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार के खाना शुरू कर दिया भूख के लगने के कारण। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी स्पीशीज को धीरे धीरे एक्सटेंड करा दिया। और आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं दोज हु डू नॉट रिप्रोड्यूस दैट मच, जिसके कारण उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है। जैसे पोलर बियर्स के बारे में भी यही कहानी है कि पोलर बियर्स के साथ क्या वो बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पर रहते थे, तो अब धीरे धीरे क्या है, अंटार्कटिका वगैरह की बर्फ पिघलने लगी, तो ज्यादा बर्फ पिघलने के कारण उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स थे वो कम हो गए। तो उनको रिप्रोड्यूस करने, हैबिटेट्स मतलब होता है घर, है ना, तो जहां उनका नेचुरल घर था वो तो आपने डैमेज कर दिया, अब उनको प्रॉपर रहने घर नहीं, तो प्रॉपर रिप्रोडक्शन के चांसेस भी नहीं। कोई कई सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन इज ओकेजनल एज वेल एज वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पीरियोडिक भी है, एक प्रॉपर समय और एक प्रॉपर टाइम पर ही वहां रिप्रोडक्शन के चांसेस बनते हैं। ह्यूमंस के जैसा नहीं, ह्यूमंस 12 महीना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमंस हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस लाइक क्या बोलते हैं 24/7, वो वाली कहानी है, हमेशा तत्पर, ठीक है। और यही कारण है कि ह्यूमन एक्सटेंट भी नहीं हुए, नहीं तो ह्यूमंस के ऊपर तो इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज बनी है कि कोई बात ही नहीं। अब बात यह आती है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? नो, एग्जैक्ट कॉपीज नो। व्हाई? बिकॉज ह्यूमंस में क्या होता है, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, तो आधा कैरेक्टर इसका आधा कैरेक्टर इसका, तब जाके पूरा एक कैरेक्टर का बच्चा बनता है। अब चक्कर क्या है कि जो आधा कैरेक्टर आ रहा है वो आधा कैरेक्टर, जैसे हमने अगेन फिर से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो आधे आधे कैरेक्टर आ रहे हैं मेल और फीमेल के, उन दोनों में जो डोमिनेंट होगा वो शो होगा, समझ में आया? तो हमारे बॉडी में कितने कैरेक्टर, जैसे कलर को लेके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, इफ सपोज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कलर्स, तो कलर्स में क्या है, स्किन का कलर अलग है, बालों का कलर अलग है, आईब्रोज का कलर अलग है, आई लैशेस का कलर अलग है, कॉर्निया तो वाइट ही होते हैं, जो उसका स्क्लेरा है, स्क्लेरा वाइट है, उसका कॉर्निया कैसा है, जैसे है ना ऐश्वर्या राय की आंखें नीली थी, अब मैंने तो देखा नहीं, लोग बोलते थे कि उनकी आंखें नीली थी, ठीक है। जैसे मेरा एक दोस्त था स्कूल में प्रदीप जड़िया, तो प्रदीप जड़िया की आंखें भी नीली थी। जब हमारे सर ने पढ़ाया था ऐसे कि ऐश्वर्या राय की आंखें नीली हैं, तब प्रदीप ने मुझे हेल्प किया था, बताया था कि मेरी आंखें भी नीली है, तो मुझे याद है कि आंखें नीली होती, नहीं तो अपन लोग क्या यही जानते थे कि आंखें काली होती हैं या भूरी होती हैं ऐसा करके, है ना, या मंजी आंखें, मतलब हमारे यहाँ था एक मंजा जिसको मंजा मंजा बोलते थे। अरे ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वेरी सीरियस गाइस, ओके, ऐसा मत सोचो कि मजाक चल रहा है। तो हर चीज मतलब कलर को लेके भी इतने सारे फंडे हैं, ठीक है। अगर आप स्किन को देखो तो स्किन ड्राई हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, बहुत ज्यादा पतली हो सकती है, बहुत थिक हो सकती है, गेंडे जैसी स्किन भी होती है कई लोगों की, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिम जाके गेंडे जैसी स्किन बनाए। सो देयर आर सो मच ऑफ थिंग विच ऑब्वियसली आर देयर, ठीक है। और ये सभी की सभी चीजें जेनेटिक होती हैं। अब एक चीज और आपने देखा होगा कि एक अंकल थे, वो टकले थे, उनके सिर के एकदम बीचों बीच चांद निकल के आता था, तो उनमें चांद निकल के आता था तो उनके बच्चे में भी आया, उनके बच्चे के बच्चे में भी आया, तो ये चलता है, मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी डीएनए चल रहा है। अब एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती है कि आप सोचो जैसे फिल्मों में होता है कि आपने देखा सलमान खान का लड़का भी सलमान खान जैसा दिख रहा है, ऑल्दो सलमान खान का लड़का कैसे हो सकता है, मतलब अभी तो इज नॉट मैरिड, सो ऑब्वियसली उनके लिए
बच्चे वाली बात तो सेकेंडरी है। तो फिल्मों में होता है कि एग्जैक्ट कॉपी बन जाए, अदरवाइज नहीं होता। या आप तुम है ना सेट मैक्स पे सूर्यवंशम देख रहे हो, तुम्हें समझ में आ गया, अरे अमिताभ बच्चन का लड़का अमिताभ बच्चन जैसे दिख रहा है, ठीक है। सो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग ये हमेशा किस पे दिखा, therefore DNA copying is accompanied by the creation of additional cellular apparatus. The DNA copies separate each with its cellular apparatus. Effectively a cell divides to give rise to two cells। मतलब क्या होता है कि आप है ना मियोसिस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, गैमीट्स बनाते हो। तो गैमीट्स बने, अब गैमीट्स में क्या हो गया, हाफ कैरेक्टर्स आ गए, हाँ है ना। अब भैया हाफ कैरेक्टर जो आ गया भैया, ये हाफ दूसरे के हाफ कैरेक्टर से मिलेगा, तब जाके पूरा एक फुल कैरेक्टर बनेगा। हाँ, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बना सकते हो, जैसे क्लोनिंग वगैरह जो होती है ना, क्योंकि क्लोनिंग के समय क्या करते हैं, वो पूरा एक सेट ऑफ जेनेटिक कोड को लेके ही उसी के जैसे ही स्पीशीज बना देते हैं। लेकिन नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कभी भी ये नहीं होता। और एक और चीज है, जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे के मन में डाउट आए कि सर वाई डीएनए कॉपिंग नॉट हैपन, लाइक हमें वेरिएशन क्यों मिलता है, वाई वेरिएशन आता ही क्यों है, क्योंकि वेरिएशन ही होगा ना। अब एक मेल और फीमेल के कैरेक्टर मिलेंगे तो जो बच्चा बनेगा उस बच्चे में माँ बाप दोनों के क्या रहेंगे, कैरेक्टर्स रहेंगे, है ना। अब अगली बार वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो उसमें जो बच्चा पैदा होगा, उस कंडीशन में जो बच्चा पैदा होगा, उसमें उसकी वाइफ के और उसके कैरेक्टर्स रहेंगे। तो काइंड ऑफ हर बार क्या हो रहा है, नए जेनेटिक कोड बनते जा रहे हैं, नए स्पीशीज बनते जा रहे हैं, वेरिएशन आते जा रहे हैं। अब बात आती है कि वेरिएशन अच्छा है या बुरा है। बच्चों वेरिएशन की कहानी है ना, सब कुछ नेचर पे डिपेंड करती है, बता रहा हूं, नेचर पे। मतलब जो डार्विन बाबा कह के मर गए ना, वही बात, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ये कहता है कि भैया इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीन्स कैसे थे, क्या थे, क्यों थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जीन्स जो डोमिनेंट है वो शो हो जाएगा, जो नहीं शो हो पाएगा वो रिसेसिव होगा। एंड जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि नेचर भी उसको चाहता है कि वो एक्सप्रेस करे, समझ में आया। जैसे मान लो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों देखो, ये कैपिटल टी वाला टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी वाला ड्रॉफनेस के लिए। और अगर मान लो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा फाइनली टॉल निकल के आया, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है, स्मॉल टी वाला रेसेसिव है ना। अब इसका मतलब नेचर चाहता है कि टॉल लोग पैदा हो, तो इसलिए टॉल लोग पैदा हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर, जैसे हिली एरियाज में जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे 5 फीट के हाइट के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, लेस हाइटेड लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, है ना। जैसे आप नेपाल देख लो, चीन के लोग देख लो, या नॉर्थ ये अपने कंट्री में ही देख लो, नॉर्थ ईस्ट के लोग, तो उनकी हाइट कम रहती है ना। ऑल्दो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव ह्यूज एनर्जी। वाई, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ हिली एरिया में है, तो उनको ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत है, तो उनके बॉडी में आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अपन के यहाँ देश में भी ऐसे होता है ना, आप बीमार पड़ जाओ, आप 1 हफ्ते बीमार हो, डॉक्टर बोलता है थोड़ा घूम के आ जाइए, थोड़ा हिली एरिया घूम के आ जाइए। अब हिली एरिया में क्यों घूम के आ जाओ भाई, हिली एरिया में जब आप जाओगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी, हिली एरिया में ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो आपको ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली आरबीसीज ज्यादा बनाएगा। मोर आरबीसीज क्यों बनाएगा, क्योंकि इफ देयर आर मोर आरबीसीज देन देयर आर गुड चांसेस टू गेट मोर ऑक्सीजन फॉर द बॉडी। सो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली आरबीसीज ज्यादा रीजनरेट करेगी। तो बिना कुछ प्रोटीन या दवा लिए आप आसानी से भरपूर मात्रा में बना लोगे, क्या आरबीसीज बना लोगे, समझ में। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन जरूरी है, क्योंकि वेरिएशन किसको सपोर्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है, समझ में। जैसे आपने ना, जैसे मैं कहता हूँ शेरिन है ना दूध गर्म कर रही है, मम्मी ने बोला कि शेरिन दूध गर्म कर, तो शेरिन दूध गर्म कर रही है। अब शेरिन ने सुबह दूध गर्म किया, एकदम उबाल दिया, एकदम आधे घंटे तक उबाल दिया लड़की ने दूध को। अब जैसे ही क्या हुआ, शाम हुई, उसने दोपहर में वापस दूध गर्म नहीं किया था, शाम हुई, उसने ध्यान नहीं दिया, तो अगले मॉर्निंग में दूध पूरा खराब हो गया। शेरिन के मन में डाउट, सर
आपने तो पढ़ाया था कि गर्म हीट देने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो मैंने इतना गर्म किया, पूरे बैक्टीरिया मर जाने चाहिए थे, तो फिर ये वापस इसमें लैक्टोबैसिलस कैसे आए, कैसे ये वापस खराब हो गया दूध, क्योंकि लैक्टोबैसिलस ही दूध खराब करता है। तो चक्कर क्या है कि जब आपने हीट दिया तो हीट देने के कारण क्या हुआ, बैक्टीरिया ने अपने चारों तरफ एक कोट क्रिएट कर लिया, ठीक है, एक काइटिन की शीट क्रिएट कर ली या कैप्सूल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर वो छुप के बैठ गए। तो लेट्स से कि 90% या चलो 95% बैक्टीरिया मर गए, लेकिन जो 5% थे उन्होंने अपने आप को ऐसे हार्ड एक काइटिन की शीट में कवर कर लिया। अब क्या हुआ, जब अच्छे दिन आए, मतलब जब सब ठंडा हो गया, माहौल ठंडा हो गया, तो क्या हुआ, ये 5% ने इस वॉल को, काइटिन की वॉल को ब्रेक किया और ब्रेक करके बाहर आए, और बस फिर इन्होंने जो 95% मरे थे ना, उनका भी बदला निकाल लिया। तो इन्होंने अपने आप को 300% ज्यादा बना लिया और दूध खराब कर दिया। तो काइंड ऑफ उन्होंने क्या दिखाया, नेचुरल सिलेक्शन पे गए। जो लोग नेचर के हिसाब से नहीं ढल पाए वो खत्म हो गए 95%। जो 5% नेचर के हिसाब से ढल गए, उनमें वेरिएशन डेवलप हो गए, बस वो सरवाइव कर गए। समझ में? और ये फंडा हर जगह काम करता है, हर जगह। नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। Guys, asexual reproduction is something which we have discussed in so detail, like बचपन से ठीक है आज तक। जितने भी asexual reproduction होते हैं उनमें कई बार सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, डबल पेरेंट की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुमने है ना लेट्स से कि तुमने बेकरी वाले से ब्रेड खरीदा, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी का ब्रेड, वाह वाह वाह, बहुत खुश हो गए तुम। अब तुमने है ना उसमें ब्रेड पे तुमने देखा कि यूज बिफोर दिस दैट, मतलब कोई डेट लिखी है कि यूज बिफोर दिस डेट, तो लेट्स से कि 5 तारीख तक आपको उसको खा जाना था, लेकिन आप बिजी थे, आप भूल गए, तो 6 तारीख को देखा आपने तो आपको उस पर छोटी छोटी फंगस दिख गई। जब वो फंगस दिख गई, अब आप बोलोगे सर फंगस हमने तो डाला नहीं, फंगस आया कहाँ से, ठीक है, और आपने 2 दिन और वेट किया तो फंगस पूरे ब्रेड में फैल गई। फिर आपने 2 दिन बाद देखा तो फंगस जो पहले आपको थोड़ी वाइट क्लाउडी दिख रही थी, उसने पूरे ब्रेड को काला कर दिया। फिर धीरे धीरे जो पूरा ब्रेड था, आफ्टर अ वीक और सो, तो वो पूरा पानी की तरह लिक्विड जैसा हो गया, एंड कुछ समय बाद वो वैनिश हो गया। हालांकि आप इतना डिटेल तक नहीं देखोगे ना, कि बदबू आएगी तो मम्मी मारेगी, तो आप फेंक दोगे उसको ऑलरेडी। समझ में आ रही बात? तो अब क्या हो रहा है कि हवा में, एयर में बहुत सारे क्या रहते हैं, स्पोर्स, फंगस के, एल्गेज के, बैक्टीरियाज के, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ब्रेड निकाला, मतलब आपने पैकेट तो खोला होगा तभी ब्रेड निकालोगे। पैकेट खोला मतलब उस ब्रेड पर, जो ब्रेड आपने नहीं खाया है ना, तो जो ब्रेड है उस ब्रेड के अंदर अब आपने क्या कर दिया, ऑलरेडी बैक्टीरिया वगैरह या फंगस वगैरह को पहुंचा दिया। अब क्या होगा भाई साहब, अब जैसे ही ब्रेड ओपन हुआ, ठीक है, तो उन फंगस ने अपना काम कर दिया। फंगस ने काम किया तो चारों तरफ क्या फैल गया, फंगस का इंपैक्ट, पूरे चारों तरफ फंगस ही फंगस फैल गया, और उस फंगस ने पूरे ब्रेड को क्या कर दिया, फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया या खराब कर दिया। अब जब वो पूरा फंगस ने पूरे ब्रेड को खराब कर दिया, तो बस यहाँ पे बात आ गई कि उन्होंने क्या किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, है ना। कैसे? बाय फिजन, आप सिंपली बाइनरी फिजन बोल सकते हो, या हो सकता है बडिंग वगैरह, क्योंकि फंगस में बडिंग वगैरह भी होती है। तो एसेक्सुअली, इन शॉर्ट, एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस एंड दे फाउंड देयर, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पहले मेल फंगस आया, फिर वो 2 हफ्ते तक वेट करता रहा, फिर फीमेल फंगस आई, फिर दोनों ने मिल के एक बेबी फंगस बनाया। हाउ बैड इज दैट ना, कितना फालतू बात है। क्लियर आ रही है बात समझ में? ये देख सकते हो आप, फिजन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, और फिजन बहुत प्रोमिनेंटली अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा तो ऐसा है ना, अमीबा पानी में रहता है, ठीक है, और अमीबा से एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसको डिसेंट्री बोलते हैं। ह्यूमंस में अमीबा बहुत बार जान ले चुका है, कईयों की, लाखों लोगों की जान ले चुका है अमीबा, ठीक है। अमीबा एक्चुअली, अमीबा का एक टाइप होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो होता है, ये क्या कहता है, पानी में ही रिप्रोड्यूस करता है, और इसको जितना मतलब थोड़ा सा भी पानी रहेगा, ब्रेक हो के देख लो, बार बार नए 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 अमीबास बना लेता है। और फिर आप पियोगे तो यही क्या करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, तो पूरे बॉडी से फ्लूइड्स एंड मिनरल्स का लॉस होता है, एंड आप हाइपोवॉल्यूमिक होके शॉक में जाके फिर निकल लेते हो, ये डिसेंट्री में होता है।
तो फिजन का मतलब सिंपली होता है ब्रेकिंग, बिल्कुल तोड़ देना, सिंपल, 1 से 2। हाँ, हालांकि 1 से 2 बना तो आप उसको बाइनरी फिजन बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन टूटना इज फिजन। अब बाइनरी है, ट्राइनरी है, क्वाटनरी है या पॉलिनरी है, डजंट मैटर, बट फिजन इज जस्ट ब्रेकिंग, ठीक है, क्लियर है। ये फिजन आपको अमीबा में भी देखिए, जैसे देखो लेशमेनिया, लेशमेनिया एक क्या बोलते हैं फ्लूक जैसा होता है, ये भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है, तो ये फिजन होता है, ठीक है, क्लियर है बच्चों पार्टी। देखो मलेरिया का प्लाज्मोडियम, उसमें भी आपको फिजन देखने को मिलता है, ये देख सकते हो आप, मल्टीपल प्लाज्मोडियम, एक से देखो कितने सारे बन गए, एक कैप्सूल बना, दिस इज कैप्सूल, दिस वन इज कैप्सूल, और उस कैप्सूल बोलो या थिका, थिका मतलब आउटर कोट, तो इस थिका के अंदर देखो ये 1 2 3 कितने सारे दिख रहे हो, ऐसे बन गए, तो ये ड्यू टू मल्टीपल फिजन, दिस इज ड्यू टू मल्टीपल फिजन, and these all multiple fission causes what, reproduction, like obviously asexual reproduction. Done. Now guys, let's talk about fragmentation. Fragmentation दो शब्दों से बना है, fragmentation मतलब जो टुकड़ों से बने, फ्रेगमेंट से बने, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका स्पायरोगायरा, एकदम ऑसम एग्जांपल है। स्पायरोगायरा आपको एक रस्सी की तरह दिखाई देता है, कुछ इस तरह का होता है स्पायरोगायरा, ठीक है। इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट मान लो टूट जाए, इतना सा फ्रेगमेंट टूट जाए ना, तो वापस एक नया स्पायरोगायरा बना लेता है। आई रियली बिलीव आपको इसमें एक फोटो देना चाहिए, दिया है क्या इन लोगों ने, दिखा देता हूँ, नहीं दिया है, ओके, ठीक है, नहीं दिया है। आप याद रखो बच्चों, जैसे मान लो मेरे को एक छोटा सा फ्रेगमेंट मिल गया, लेट्स से दिस इज द फ्रेगमेंट, तो ये फ्रैगमेंट अब क्या करेगा, ये फ्रैगमेंट अपने आप ही पूरा बना जाएगा, पूरा का पूरा। सोचो इतना सा फ्रैगमेंट था लेकिन ये पूरा बना लेगा, तो दिस इज हाउ दिस फ्रैगमेंटेशन हैपन। और ये फिलामेंटस होता है, मतलब एक छोटा सा फिलामेंट मिलता है, उससे पूरा शेल बन जाता है। ना रीजनरेशन अक्सर आपको हाइड्रा या प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है। हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये हाइड्रा मतलब स्पंज और प्लेनेरिया एक बहुत ही फ्लैट वर्म है, नॉट फ्लैट वर्म एग्जैक्टली। ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा बारिश के सीजन में प्लेनेरिया लगभग हर इंसान ने देखा होगा, शायद नोटिस नहीं किया हो, बात और है। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक हिस्से को काट दिया, यहाँ एक फोटो दिया है, इस फोटो समझो, ये देखो, ये है प्लेनेरिया, किसी ने देखो प्लेनेरिया के 3 टुकड़े कर दिए, ऊपर वाला हेड, फिर ये बीच वाला, फिर ये बॉटम वाला। तो ऊपर वाले ने, बीच वाले ने और तीनों ने अपने आपको रिप्रोड्यूस कर लिया, तीनों ने। सोचो इसका नया ऊपर वाले का ये आ गया, बीच वाले का ये दोनों आ गए, देखो ये बहुत ऑसम लगता है एक्चुअली, लेकिन आप देख सकते हो, ये समझा, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, इसीलिए तो यार ये मरते नहीं, इसके ऊपर आप बारिश में जा रहे हो, इनके ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, पता चला गाड़ी निकल गई, आपको लगता है अरे ये मर गए। और छोटे छोटे होते हैं, कई बार ये इनको अच्छा न्यूट्रिशन नरिशमेंट मिल जाता है, और तो ये बड़े बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन आप सब ने देखे होंगे प्लेनेरिया, सब ने देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे हो तो अब तो बारिश का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको, अपनी क्लास के बाहर भी घूमते हुए कई बार दिखते हैं, ये हर जगह दिखता है भाई। ऐसा मत सोचना कि सर मुंबई के क्लास के बाहर दिख रहे हैं, हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं दिखेगा या हमारे यहाँ तमिलनाडु में नहीं दिखेगा। जमीन जहां जा रहेगी, मिट्टी जहां जा रहेगी, अर्थवर्म सबने देखे हैं, है ना, अर्थवर्म सब पहचानते हैं। प्लेनेरिया एकदम फ्लैट रहते हैं और रेंगते रहते हैं, रेंगते मतलब आपको ऐसे दिख जाएंगे स्लो मोशन में जाते हुए। कई बार ये एक सिल्वरी फ्लूइड भी रिलीज करते जाते हैं, आपको उनका रास्ता भी दिखता जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बडिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको हाइड्रा में ही ज्यादातर देखने को मिलता है। बडिंग बहुत कॉमन है। देखो क्या होता है, बॉडी में एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा है, देखो एक उभार निकल के आता है, देखो एक छोटा सा, इसको बोलते हैं बड। अब ये बड है ना, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होके पूरा नया हाइड्रा बन गया, और फिर यहां से डिटैच हो गया, तो ये अलग और ये अलग। समझ में क्लियर आई बात? समझ में?
So now guys we have to discuss about vegetative propagation and we have to discuss something more interesting like sexual reproduction. More interesting इसलिए क्योंकि obviously हम लोगों के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली वही डिस्कस करना है, ये तो हम सिर्फ बुक में जो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए दिया हम वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको एक्चुअल में ये वापस पढ़ाना होता तो 9th में थोड़ा ना पढ़ाते अपन से, तो अपन को उनको डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट द एंड। तो मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, टॉक मोर अबाउट दिस चैप्टर। Until then, bye guys, bye, take care, bye everyone.